नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आज बात बिहार के शिक्षकों की करूंगा। बिहार में इन दिनों शिक्षकों का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि बिहार में शिक्षकों को लेकर दो धड़ों में राजनीति बंट गई है। जो अभी वहां पर सत्ता में हैं, उनके राग कुछ अलग हैं। हालांकि वो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले किसी और सत्ता में थे, किसी और के साथ सत्ता में थे। उस समय उनके राग कुछ अलग थे। जो विपक्ष में थे उनकी बातें कुछ अलग थी। अब जब सत्ता में आ गए हैं तो उनकी बातें बदल गई। क्या है पूरा मामला, इसको जरा समझते हैं। और शिक्षकों की बात को सुनना जरूरी है। शिक्षकों के सहारे ही किसी भी व्यवस्था की नींव रखी जाती है, उसको भी जानना जरूरी है। आखिर ये मामला है क्या? अभी हमने देखा था कि बिहार में पटना का जो गांधी मैदान है, जो बिहार की राजधानी है, वहां पर जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें जो पास हुए उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें से कुछ शिक्षक वैसे थे जो पहले से पढ़ा रहे हैं लेकिन उन्होंने बीपीएससी की परीक्षाएं पास की, और दूसरे राज्यों के भी शिक्षक थे। ये बहुत सारा मामला, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं जरा गंभीरता से इस बात पर बात कर रहा हूं कि आखिर जिन शिक्षकों का विरोध है वो किस बात को लेकर है और सरकार क्या कह रही है और सरकार के पक्ष क्या है, सरकार क्या चाहती है। जो वहां शिक्षा के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं के पाठक, वो क्या चाहते हैं। के पाठक की वजह से पहले के शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, गंवानी पड़ी, और बाद में खैर सरकार ही गिर गई, लेकिन उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं बात अभी शिक्षकों की करूंगा। गलती किसकी है? 3 मुद्दों में इस बात को समझिए। गलती किसकी है, सजा कौन भुगत रहा है, और इस बीच में पिस कौन रहा है। गलती अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर गलती किसकी है। देखिए, बिहार में तकरीबन 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित मतलब जिनको नियुक्त किया गया, उनकी कोई उस तरीके से परीक्षा नहीं हुई, उसकी कोई उस तरीके से इंटरव्यू नहीं हुआ और नियुक्त कर दिया गया। मैं बार बार कहता हूं, जब भी मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि 90 से पहले जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी और 90 के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें बिल्कुल अंतर साफ दिखता है। उस विवाद में भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं नीतीश कुमार के राज में। जब 2005 में वो सत्ता में आए तो उन्होंने शिक्षा मित्रों की बहुत बहाली की। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि शिक्षा मित्रों की बहाली में उन्होंने शिक्षा शत्रुओं को बहाल किया। अब वो कैसे हुआ? देखिए, जब एक बात कही जाती है तो इसका मतलब नहीं होता है कि 100% वैसे ही लोग होते हैं। बहुतायत की बात की जाती है। लेकिन यहां पर अब मामला वहां पर आकर टिकता नहीं है। अब उस मामले का विस्तार हो चुका है। अब जो ये मामला विवाद पकड़ रहा है वो ये है कि बिहार की सरकार ने ये कहा है कि जो ये नियोजित शिक्षक हैं, यानी जो 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित मतलब नियुक्त किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे मान लीजिए, बिल्कुल आसान शब्दों में, लेकिन वो सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। उनको कोई पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, यानी एनपीएस में तो, ओपीएस में तो नहीं है, एनपीएस में भी नहीं है। और धीरे धीरे उन शिक्षा मित्रों को तब्दील करके नियोजित शिक्षकों के तौर पे डाला गया। जब ये परिस्थिति बनी थी और जब ये शुरुआत हुई थी तो उसमें बहुतायत संख्या में गांव के प्रधान यानी मुखिया को ये अधिकार दिया गया था कि वो शिक्षकों को बहाल करेगा। उस समय शायद, अगर मैं सही हूं तो 1500 रुपये शायद मासिक वेतन दिया जाता था, और उसके बाद वो नियोजित हो गए। तो जो 1500 रुपये दिए जा रहे थे वो मुखिया अपने स्थिति से एक तय कर लेता था। तो उस बहाली में बहुतायत संख्या में गलत लोगों को बहाल कर दिया गया, यानी भाई भतीजावाद हुआ, गांव की राजनीति का असर रहा और हर किसी को भी वहां शिक्षक बना दिया गया। उसमें बहुत अच्छे लोग भी आए, पढ़ने वाले भी आए और पढ़ा भी रहे हैं और अच्छे लोग भी हैं। लेकिन इन नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी हमेशा से कि भाई उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले। यानी सोचिए कि वो शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं,
स्कूली व्यवस्था में हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं और उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। अब सरकार ने यह कहा कि भाई या तो आप बीपीएससी की परीक्षा देकर आइए, वो बीपीएससी की परीक्षा देकर नहीं आए तो अब सरकार ने उनके लिए एक अलग आधार तय किया है, सक्षमता की परीक्षा दीजिए और उसके बाद इसमें पास हो जाइए तो फिर आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। चलिए जी ठीक है, 3 बार में आपको पास होना है, चलिए भी ठीक है। पेच कहां है कि अगर 3 बार में पास नहीं हुए तो आपकी नौकरी खत्म। अब सोचिए, 30 साल की उम्र में कोई बहाल होता है, 20 साल वो नौकरी करता है, 50 साल उसकी उम्र हो गई और 50 साल के बाद आप उसको ये कह रहे हैं कि आप एक परीक्षा दीजिए और परीक्षा के बाद अगर ये प्रमोशन के लिए परीक्षा है, अगर आप प्रमोशन में फेल हो गए तो आपकी नौकरी चली गई। अब आप सोचिए कि किस तरीके का तुगलकी फरमान है कि जब आप ये कह रहे हैं कि प्रमोशन के लिए आप एग्जाम दीजिए। अब आप सोचिए कि क्लर्क कोई बहाल होता है और उसको कहा जाए कि प्रमोशन करके आप अधिकारी बन जाएंगे और ये परीक्षा अगर आप फेल कर जाएंगे तो आपकी क्लर्क की भी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कहीं सुना है क्या आपने? इस विवाद में मत जाइए कि उस क्लर्क की बहाली में घोटाले क्या हुए। तो आप कर क्या रहे थे भाई? आप कैसे लोगों को बहाल कर रहे थे? आप वैसे लोगों को क्यों बहाल कर रहे थे जिनको आपको लगता है कि आज परीक्षा देने की जरूरत है? इसका मतलब है कि पिछले 15-20 सालों में जिन शिक्षकों को आपने बहाल किया उन पर आपको ही भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप जानते हैं इस बात को कि उस बहाली में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से सत्यानाश के कगार पे पहुंच गई। तो आप वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे भाई? और आज जब आप ये कहते हैं कि सक्षमता की परीक्षा वो पास करेगा, 3 बार में पास करेगा, नहीं पास करेगा तो नौकरी चली जाएगी। मैं इस बात से, सरकार की इस बात से सहमत हूं कि परीक्षा होनी चाहिए और पास होना चाहिए। नहीं पास करेगा तो जो हां है वहां तो रखो। जब आपने लिया था तब क्यों यह व्यवस्था बनाई थी? आज अचानक आप एक रात को आप उठते हैं और आपको इल्हाम होता है कि नहीं जी भाई, अब तो हमारी व्यवस्था बदल गई है और हम अब ऐसे व्यवस्था बदल करके अब हम ये बात कह रहे हैं और हम इस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये क्यों भाई? चलिए, ये तो एक कहानी हुई। अब क्या है, अगर इसके विरोध में शिक्षक धरना देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ये फरमान है, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी का एक फरमान है और फरमान उसी दिन हुआ जिस दिन शिक्षक संगठन ने, शिक्षकों का जो संगठन है बिहार में, उस संगठन ने यह कहा कि हम इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करेंगे, हम धरना देंगे, गांधी मैदान जाएंगे, विधानसभा के बाहर जाएंगे। उसी दिन बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक आदेश पारित किया कि अगर इसमें उस दिन छुट्टी नहीं है, 13 फरवरी की बात है ये, कि 13 फरवरी को वो धरना देंगे और अगर वो 13 फरवरी को छुट्टी नहीं है सरकारी तो उस दिन जो शिक्षक विद्यालय में नहीं रहेंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब एक तरीके से उनकी नौकरी उसी दिन चली जाएगी, ऐसा उनका एक स्पष्ट आदेश है। इसका मतलब यह है कि अपनी बात रखने के अधिकार से भी आप उसको वंचित कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का क्या होगा भाई? देखिए, मामला सिर्फ शिक्षकों तक नहीं सीमित है। अब इसके जो रिजल्ट हैं, इसके जो परिणाम हैं, वो दूरगामी होने वाले हैं। तकरीबन 4 लाख ये नियोजित शिक्षक हैं। इन्हीं 4 लाख शिक्षकों के सहारे बिहार में सारी चुनावी प्रक्रिया होती है। भाई, चुनाव में वही तो बनते हैं पीठासीन अधिकारी, वही तो बैलेट बॉक्स लेकर के, जो आजकल ईवीएम मशीन हो गया है, वो लेकर के घूमते हैं। आप उन सब लोगों से सारे काम करा रहे हैं, पिछले 20 सालों से लगभग करा रहे हैं, और आप आज कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम अब आपको तभी मानेंगे जब आप ये परीक्षा पास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पहले आपने परीक्षा नहीं ली है, पहले आपने दक्षता के नाम पर ली, फिर आपने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर ली, अब आप सक्षमता के आधार पर लेंगे। अब आप सोचिए कि किसी की नौकरी साल भर बची हो, किसी की नौकरी 6 महीने बची हो, 55 साल का जो आदमी हो गया हो, 58 साल का जो आदमी हो गया हो, उसको आप कहेंगे कि भाई हम तो परीक्षा लेंगे और पास नहीं करेंगे तो फेल कर देंगे, और फेल करेंगे आप तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहीं ऐसे शिक्षकों की तरफदारी तो नहीं कर रहा जो पास नहीं हो सकते। नहीं जी, अब आइए इसके मूल मुद्दे पर। यह परीक्षा कंप्यूटर पे होगी। अभी इन्हीं के पाठक के रिजिम में एक सर्वे हुआ
जिसमें यह पाया गया कि 63% बिहार के शिक्षक कंप्यूटर से अवेयर नहीं है। अभी ये मुझे लगता है कि शायद पिछले साल का ये सर्वे 6 महीने पहले का सर्वे है। 6 महीने पहले स्थिति ये थी कि बिहार में 63% शिक्षक कंप्यूटर से अवेयर नहीं थे। उसमें वो शिक्षक भी शामिल है जो बकायदा एग्जाम्स देकर के परीक्षा पास करके आए हुए हैं। सिर्फ नियोजित की बात नहीं थी। अगर नियोजित की तरफ बढ़ेंगे तो वो 63 से 73, 75, 80 तक भी जा सकता है, जिनको कंप्यूटर का ठीक से ज्ञान नहीं है। ये किसकी कमी है? जब 20 साल से आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पर अगर शिक्षकों को ये नहीं मिला, कंप्यूटर की आपने जानकारी नहीं दी, कंप्यूटर की परीक्षाएं उनसे नहीं कराई, कंप्यूटर पे काम करना नहीं सिखाया, भाई कितने स्कूलों में बिहार के कंप्यूटर है अभी? हाँ, सरकारी आंकड़ों में होगा, कंप्यूटर के बजट्स निकलते होंगे, बजट पास होता होगा, बजट के बाद उनकी टेंडर भी उनका होता होगा, लेकिन स्कूलों में पहुंचता है कि नहीं, ये कौन देखेगा? अब आप कह रहे हैं कि उस कंप्यूटर पर परीक्षा देनी है और आपको टाइम भी नहीं दिया जाएगा, यानी मतलब छुट्टी लेकर के आप परीक्षा देंगे, चलिए तैयारी कर लीजिए। पहले आपने कंप्यूटर पे अवेयर नहीं किया, आपके परीक्षा का स्तर एक बीपीएससी का एक बढ़िया स्तर हो गया, आपने उस पर कोई काम नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि भाई हम तो, अगर आप ये परीक्षा में फेल हो गए तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, अब आइए, सरकार बदल गई, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्टिफिकेट्स बांटे, नियुक्ति पत्र बांटे, सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे इतने। अब सरकार बदल गई। उसी सरकार ने यह कहा था कि जब सक्षमता की परीक्षा आप पास करेंगे तो पास करने के बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, यानी कि जो राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलेंगी। अब क्या है भाई, राज्यकर्मी के हिसाब से आपको 8 घंटे नौकरी करानी है, तो आपने कहा, पहले तो कहा कि 10 से 4 की जगह आप 9 से 4 करिए, अब आपने 9 से 5 कर दिया, 8 घंटे करें। हालांकि हम लोग जब से पढ़ते आए हैं, जब से हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा, हमने देखा है कि स्कूलों में 10 से 4 की पढ़ाई होती थी। जब से प्राइवेट स्कूलों का दौर आया तब सुबह 7 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई होने लगी, यानी 8 से 2 पढ़ाई होने लगी। वो एक सिस्टम बदल गया शहरों में, खास तौर पर बड़े शहरों में, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक की पढ़ाई का एक सिस्टम स्कूलों में रहा है। अब आपने उससे 9 से 5 कर दिया। राज्यकर्मी का दर्जा देना है तो उससे राज्यकर्मी की तरह 8 घंटे काम कराना है। शिक्षा को भी आपने उसी तराजू पे तौला। चलिए जी, छुट्टियां दे दीजिए उतनी। गर्मी की छुट्टी 30 दिन होगी, लेकिन शिक्षकों को नहीं मिलेगी। जो सारी छुट्टियां हैं वो छुट्टियां कम करके आपने कर दिया, करीब 28-30 कर दी। एग्जैक्टली आप आंकड़े देख लेंगे तो पता चलेगा, लेकिन 28-30 छुट्टियां हैं पूरे साल में। ऊपर से जो जयंती है, मान लीजिए 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, या बाबा साहब की जयंती हो गई, इन तारीखों को स्कूल में शिक्षकों को जाना है, बच्चों को बुलाना है, एक प्रेयर करना है, और उसके बाद सबको सबके ज्ञान देकर के सबको विदा करना है। यानी वो छुट्टी भी आपने इस तरीके से, एक तरीके से डाल दिया किनारे। तो आप राज्यकर्मियों को, जो राज्यकर्मी को छुट्टी मिलती है वो देने को तैयार नहीं। राज्यकर्मियों के आधार पर काम कराने हैं वो आपको, हालांकि आप देंगे एनपीएस। लेकिन मेरा विरोध सिर्फ इस बात पर है कि सरकार की नीतियां जब सरकार बनाती है, जब उसके सिपह सालार बैठते हैं, बनाते हैं, तो भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, या सिर्फ वोट बैंक के बारे में सोचते हैं कि आज हमको कहां से वोट मिलेगा, ये काम कर दो। उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए विजय सिन्हा जी ने, जो अब डिप्टी सीएम है बिहार के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सरकार जो है, खासतौर पर तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था, और तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकार सक्षमता की परीक्षा का आडंबर रचकर लालच दे रही है, और राज्यकर्मी का दर्जा देने के लालच में उससे गलत काम करा रही है और बोझ डाल रही है कि परीक्षा, भाई ये तो बेईमानी है। उनके ये कमेंट्स, उनकी ये बातें, उनके इंटरव्यूज अखबारों में छपे, टेलीविजन पे उन्होंने कहा कि ये तो सरासर बेईमानी है कि आप किसी शिक्षक को अचानक कहें कि नौकरी चली जाएगी। अब वो उप मुख्यमंत्री है, चुप्पी मार के बैठे। क्यों भाई? आप शिक्षकों के अधिकार का हनन करेंगे, उनके अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करेंगे, आप भारत के संविधान के खिलाफ संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएंगे, गैर संवैधानिक प्रक्रिया। इतना ही नहीं, आप इन शिक्षकों को धमकाएंगे कि आप अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। अरे भाई,
किस देश में जी रहे हैं आप? क्या बना दिया है कानून को, संविधान को, देश के इन चलाने वालों ने, इन नेताओं ने, और क्या समझ लिया है? ठीक है कि उन शिक्षकों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शिक्षा मित्र की जगह शिक्षा शत्रु होंगे, मैं इस बात को आज भी मानता हूं, लेकिन ये गलती किसकी थी? मुखिया को यह अधिकार किसने दिया? और वो जो घोटाला हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या मुखिया ने सिर्फ पैसे लेकर के नौकरी रख दी? क्या उसमें अधिकारियों को पैसे नहीं मिले होंगे? क्या उन अधिकारियों से मंत्रियों तक पैसे नहीं गए होंगे? क्या विधायकों के उसमें हिस्से नहीं बटे होंगे? मैं जानता हूं, मेरे पास शिक्षा मित्र के नाम पर बहाल हुए दर्जनों ऐसे शिक्षकों की सूची है। अगर मैं अपने गांव के आसपास के शिक्षकों की सूची देखूं तो मैं जानता हूं कि वो न पहाड़ा 1 से 20 तक पढ़ सकते हैं। अगर उनको कह दिया जाए हिंदी के वर्ण अक्षर लिखने के लिए तो उसकी भी उनकी जानकारी नहीं होगी। अंग्रेजी तो भूल ही जाइए, कंप्यूटर का तो दौर खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने मुखिया को पैसे देकर के अपनी कुर्सी बचाई, अपनी नौकरी लगवाई। तो सिर्फ मुखिया ने पैसे खाए और उसकी जांच क्यों नहीं की? तो उस वक्त तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ये कैसे चलेगा? इस पूरे मामले पर बिहार के लोगों को समझना होगा कि आप एक सिर्फ वोट बैंक तक सीमित मत रहिए। शराब, जाति, धर्म और पैसे पे जब तक आप बिकते रहेंगे, ये लोग ऐसे ही आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। शिक्षकों के साथ ये जो नाइंसाफी हो रही है, ये दरअसल शिक्षकों के साथ नहीं हो रही है। इस पूरे तरीके को समझिए कि कल को अचानक से आपको ये कह दिया जाए कि आपकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि आपको ये परीक्षा पास करनी है। अगर आप ये फेल हो गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि ये परीक्षा तो प्रमोशन की है। कमाल है जी। छुट्टियां नहीं देंगे। और हां, जो शिक्षक संगठन हैं बिहार में या देश में हर जगह, तो बिहार में जितने शिक्षक संगठन हैं उसमें से भी किसी को मान्यता देने को आप तैयार नहीं है। आप क्या हिटलर हैं जी? हिटलरशाही आपके खून में समा गई है। लोकतंत्र है भारत में। शिक्षकों की परीक्षा लीजिए, उनको समय दीजिए, उनको सिखाइए कंप्यूटर पर काम करना पहले, तब वो सिखा पाएंगे। भाई कंप्यूटर वो पैदाइशी तो सीख के आए नहीं थे। नई जनरेशन के शिक्षकों को कंप्यूटर नहीं आता होगा तो ये बात गुनाह के कटघरे में आप उसको खड़े करेंगे। लेकिन पुराने दौर के शिक्षकों को कंप्यूटर नहीं आता है, इसमें गलती सरकार की है। आप सिखाइए उनको, लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक अलग वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, आप सब लोग कान खोलकर सुनिए। आप लोग कोई बिहार के भाग्य निर्माता नहीं हैं। आप सब लोगों ने मिलकर बिहार के भाग्य को डुबाया ही है। अभी भी समय है, सीख जाइए, समझ जाइए, कानूनी रास्ते अपनाइए। और जो दूसरे धड़े के शिक्षक हैं, जो एसटीईटी या सीटीईटी पास करके या बीपीएससी पास करके शिक्षक बने हैं, वो अपने आप को उलूफ और एलीट मत समझिए। आप लोगों में से बहुतों की कलई खुल सकती है और बहुत सारे उस तरफ खड़े भी शिक्षक भी बहुत बेहतर हो सकते हैं, उनको शायद मौका नहीं मिला। तो इसलिए इस बात को समझिए। और ये तरीका सरकार का निहायत ही मूर्खतापूर्ण है। हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।